Very good morning, student. So today we will start our new topic, which is called the hydrostatic force on the surface. तुम लोग का जो जूम लिंक दिया जाता है, तो वो जूम लिंक में जो टॉपिक का नाम वो ऑलरेडी बोल दिया जाता है कि कौन सा क्लास में क्या स्टडी करवाया जाए। तो आज का जो जूम लिंक में दिया हुआ था, गुड मॉर्निंग सर, फोर्सेस ऑन सरफेस। तो ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सरफेस क्या होता है, मतलब किस तरीके से ये काम करता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किस तरीके से काम करता है, वो आज हम लोग देखेंगे। पहला बात ये है कि ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे हम लोग देखेंगे या किस तरीके से होता है, वो हम लोग पहले जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। जब तुम ये वाला टर्म्स देख रहे हो हाइड्रोस्टैटिक, तो ये वाला टर्म से हम लोग को ये पता चल रहा है कि मेरा जो लिक्विड है, जो मेरा फ्लूइड है, वो मेरा स्टैटिक पोजीशन में, देयर इज नो रिलेटिव मोशन इन बिटवीन द लेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेयर्स? व्हेन आई एम कंसीडरिंग वन ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि जब मैं डायनामिक विस्कोसिटी तुम लोगों को समझाया था, उस टाइम मैंने तुम लोगों को एक चीज बताया। प्रभाकर, वो लोग क्या बोल रहे हो, हैंड रेस किए हो? सर एक बार फिर से बता दिया तो स्टार्टिंग से। आज का जो क्लास है वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर क्लास है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि व्हेन, बिकॉज़ ये जो टर्म्स है हाइड्रोस्टैटिक, पहले ही बोल दिया जाएगा इट इज इन द स्टैटिक, देयर इज नो मोशन। ओके, तो हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या है? व्हेन द लिक्विड इज एट रेस्ट, व्हेन द लिक्विड इज एट रेस्ट, जब मेरा फ्लूइड रेस्ट पोजीशन में है। हम लोग पहला चैप्टर में क्या पढ़े थे? फ्लूइड का प्रॉपर्टीज हम लोग समझे थे। दूसरा सेकंड चैप्टर का, जो अभी तक सेकंड चैप्टर का हाफ पोर्शन कंप्लीट हुआ है, जो था मेरा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल गेजेस, जो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके, वो भी मेरा स्टैटिक फ्लूइड के, मतलब जो जब फ्लूइड पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा था, लेकिन जब वो मैनोमीटर के अंदर घुसा, स्टैटिक बना, मतलब फ्लूइड का जो वेलोसिटी वो रिड्यूस हुआ, स्टैटिक बना, उसके बाद उसका प्रेशर हम लोग मेजरमेंट किए। अभी ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है वो हम लोग जज करेंगे, और उसके रिलेटेड जो हम लोग को आगे चैप्टर में अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो डेरिवेशन दिया हुआ है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक मतलब है लिक्विड इज एट रेस्ट। जब मैं डायनामिक विस्कोसिटी स्टडी करवाने जा रहा था, तो उसमें मैंने दिखाया था कि व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज इन कंटेन इन अ कंटेनर, लाइक मान के चलो एक ग्लास के अंदर हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड को रख दिए हैं, तो ये जो फ्लूइड के अंदर बहुत सारा लेयर्स है, ये फ्लूइड के अंदर बहुत सारा लेयर्स रहता है। ये लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लेयर बोलते हैं। ये जो लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लेयर बोलते हैं। इसको हम लोग सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली फ्लूइड के अंदर क्या रहेगा? कोई भी वाटर लो या कोई भी लिक्विड लो, उसके अंदर रहता है पार्टिकल्स, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स या फ्लूइड पार्टिकल्स रहता है। करोड़ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एंड फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रहता है। लेकिन हम लोग एक कंटेनर के अंदर अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड रखते हैं, तो उसको हम लोग वेरियस इमेजिनरी लेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब डायनामिक विस्कोसिटी में क्या बोला गया था कि टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू du बाय dy, टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू du बाय dy। तो उसका ही कुछ सर्टेन एप्लीकेशन यहाँ पे, कैसे यहाँ पे जब फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक बोल दिया गया है, इसका मतलब फ्लूइड का जो पहला लेयर है, फ्लूइड का जो दूसरा लेयर है, विस्कोसिटी क्या था कि पहला लेयर दूसरा लेयर के ऊपर जब फ्लो, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, तो पहला लेयर दूसरा लेयर के ऊपर क्या करेगा? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करेगा, और दूसरा लेयर भी पहला लेयर के ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये जो du बाय dy जो वेलोसिटी ग्रेडियंट बनता है, ये मेरा डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू, एंड टाउ इज माय शियर स्ट्रेस। ये जो मेरा दोनों एक दूसरे के ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करता है, ये पहला लेयर दूसरा लेयर तीसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर दूसरा लेयर के ऊपर फिर तीसरा लेयर चौथा लेयर तीसरा लेयर पांचवा लेयर फिफ्थ लेयर टू फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर टू सिक्स्थ लेयर टू फिफ्थ लेयर, मतलब सब लोग एक दूसरे के ऊपर जो रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसकी वजह से जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, that shear stress equals to tau and tau equals to mu into du by dy। ये हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी जब स्टडी किए थे, ये हम लोग को पता था। लेकिन जब व्हेन हाइड्रोस्टैटिक जब हम लोग बोलते हैं, तो बोला जाता है कि पहला लेयर दूसरा लेयर तीसरा लेयर जितना भी इमेजिनरी लेयर होता है,
ये सारा इमेजिनरी लेयर के बीच जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है वो रेजिस्टेंस फोर्स 0 होता है, और ये जो मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट du by dy ये मेरा 0 होता है। बिकॉज व्हाई? बिकॉज दिस लिक्विड इज एट द रेस्ट कंडीशन। जब लिक्विड मेरा रेस्ट कंडीशन है तो ऑब्वियसली ये जो u वाला टर्म से, जब लिक्विड मेरा रेस्ट कंडीशन है, ये जो मेरा u वाला टर्म से, इसका मतलब इसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा। जब इसका कोई वेलोसिटी नहीं है मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट भी नहीं है, मतलब 0। इसका मतलब अगर ये मेरा 0 हो जाएगा तो टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू 0, तो 0। इसका मतलब शियर स्ट्रेस भी 0 हो गया। तो हम लोग ये चीज के ऊपर अभी कंसीडर करके हम लोग देखेंगे कि जब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के टाइम पे जब मेरा शियर स्ट्रेस 0 हो जा रहा है, जब मेरा दोनों लेयर के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन किसके बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर। ओके, तो उस टाइम फ्लूइड का ऊपर जो फोर्स होता है वो कैसे होता है, तो वो किस वजह से होता है? वो होता है फर्स्ट वन, ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सरफेस के ऊपर जब मेरा फ्लूइड रेस्ट में रहता है, मान के चलते हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ये मेरा टेबल है, यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, ये टेबल के ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड को मैंने रख दिया। दैट फ्लूइड इज नॉट मूविंग, वो फ्लूइड मेरा स्टैटिक कंडीशन में ही है, वो फ्लूइड मेरा मूव नहीं कर रहा है, लेकिन वो फ्लूइड ये सरफेस के ऊपर तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये सुन लो, करेगा? यस करेगा। तो वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जब उसके अंदर शियर स्ट्रेस 0 हो जा रहा है क्योंकि नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर, फॉर दैट केस दिस इज 0 बिकॉज़ लिक्विड इज एट रेस्ट, सारा कंडीशंस मैंने बता दिया, राइट? तो जब मेरा यहाँ पे फ्लूइड है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, तब वो फ्लूइड ये जो टेबल का सरफेस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स किसकी वजह से अप्लाई कर रहा है, किस लिए अप्लाई हो रहा है? वो दो कारण। फर्स्ट, ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड रहता है वो फ्लूइड का खुद का जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल से प्रेशर क्रिएट करता है, ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड नॉर्मल टू द सरफेस, ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड नॉर्मल टू द surface, right? Due to pressure of fluid normal to the surface. And second one is due to gravity or self weight, due to gravity or self weight, due to gravity or self weight. तो अगर मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या कोई भी सर्टेन बॉडीज के ऊपर, मान के चलते ये मेरा टेबल है, इसके ऊपर हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड को रख दिया, पूरा टेबल को भर्ती करके रख दिया, तो ये लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, ये जो मेरा लिक्विड है ये मेरा मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये फोर्स को हम लोग क्या फोर्स बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इसके लिए तो अप्लाई नहीं हो रहा है, राइट? क्योंकि ये हाइड्रोस्टैटिक है, दैट इज नॉट इन मूविंग कंडीशन, so no relative motion between two adjacent layer. So why this hydrostatic force is applied on this table? Because two reasons are there. First reason, due to pressure of fluid normal to the surface, मतलब यहाँ पे जितना भी fluid particles है वो फ्लूइड पार्टिकल्स नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल मतलब ये जो हम लोग बोलते हैं ना 90 डिग्री, ये जो हम लोग बोलते हैं ना 90 डिग्री, एक सेकंड, ये जो हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री को क्या बोला जाता है? 90 डिग्री को बोलता है नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है? तो ये जो फ्लूइड का जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो 90 डिग्री एंगल में टेबल के ऊपर एक्ट कर रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस। अगर ये मेरा सरफेस है, ये मेरा अगर बोर्ड अगर मेरा सरफेस है, तो फ्लूइड का पार्टिकल्स कैसे काम कर रहा है? कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस। एंड ड्यू टू ग्रेविटी और सेल्फ वेट,
मतलब खुद का वजन के लिए, या तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो ये फ्लूइड पार्टिकल को नीचे की तरफ खींच रहा है, उसके लिए ये टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी के वजह से ये प्रेशर भी अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, ये टेबल का सरफेस के ऊपर 90 डिग्री एंगल में प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा कारण से होता है, द रीजन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज due to pressure of the fluid normal to the surface, and second one due to gravity or self weight. Am I clear? ये पार्ट क्लियर हुआ है सबको? ये पार्ट क्लियर हुआ है? बाकी स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट क्लियर हुआ है, क्यों हाइड्रोस्टैटिक फोर्स यूज होता है? बाकी स्टूडेंट्स, बादल, शिवम, रुद्र, प्रीत, पिंटू, रंजीत, क्लियर हुआ है ये? सर सेकंड वाला ऑप्शन सर बता दे, समझा दीजिए ना। ड्यू टू ग्रेविटी और सेल्फ वेट। ग्रेविटी और सेल्फ वेट मतलब इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं रख दूंगा तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। वो क्या फोर्स है? वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, स्मॉल जी, जिसके वजह से हम लोग इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग अगर कोई भी चीज को अगर ऐसे करके फेंक देंगे तो वो डायरेक्ट नीचे की तरफ आ जाता है। व्हाई? दिस इज द रीजन बिटवीन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स। तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स इस फ्लूइड के ऊपर भी एक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो फ्लूइड नीचे, मतलब फ्लूइड का जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स नीचे की तरफ एक प्रेशर फोर्स एक्टिंग करता है। और ये दिस इज द सेकंड रीजन फॉर द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है? यस सर। सर हाँ बोलो। सर दोनों पॉइंट हमको सिमिलर लग रहा है सर। हाँ जैसे कि प्रेशर, वही मैंने बोला, दोनों पॉइंट ही सिमिलर है। बिकॉज अगर ये ग्रेविटी का सेल्फ वेट नहीं रहता तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इसके नीचे जो ग्रेविटी अर्थ है या मिट्टी है, तो वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्लूइड पार्टिकल्स को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ये अगर नहीं रहता तो ये नहीं होगा। तो द मेन इंपॉर्टेंट रीजन इज द ग्रेविटी और सेल्फ वेट, जिसकी वजह से वो फ्लूइड पार्टिकल्स को नीचे की तरफ खींच रहा है, और उसी की वजह से फ्लूइड पार्टिकल सरफेस के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन मतलब 90 डिग्री डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्लियर हुआ विजय? यस। सो नाउ आई एम ये तो फिर ये व्हाट इज, अगर तुमको पूछा जाएगा व्हाट इज द रीजन बिटवीन द फॉर द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे दो रीजन लिखना है, ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड नॉर्मल टू द सरफेस एंड ड्यू टू द ग्रेविटी और सेल्फ वेट। ओके, सो अभी आ रहे हैं हम लोग इसके बाद सेकंड पार्ट में, जो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इससे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सब आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग आ रहे हैं नया टर्म्स में जिसका नाम है टोटल प्रेशर। इसको बुक में देखोगे हमेशा लिखा हुआ है टोटल प्रेशर। हेलो सर। बोलो क्या बोल रहे हो? ये सर ड्यू टू ग्रेविटी के बाद ना नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ पाया था। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं। वो दो बता, ड्यू टू ग्रेविटी के बाद हम मैं यही पार्ट शुरू किया, मैं ही पार्ट शुरू। ओके ओके सर, ओके। सो बुक में जब देखोगे, बुक में देखोगे ये टर्म्स लिखा हुआ है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में फोर्स को जब हम लोग को पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसको हम लोग को निकालने के लिए हम लोग ये टर्म्स यूज करते हैं। बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स हम लोग को निकालना है। तो ये बुक्स में दिया हुआ है टोटल प्रेशर। सुनने में लगता है कि प्रेशर डिफाइन करना है, लेकिन एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रेशर फोर्स, जिसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। टोटल प्रेशर फोर्स जिसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। बुक बहुत सारा बुक में दिया हुआ है कि ये जो फोर्स टर्म्स है, ये जो फोर्स टर्म्स है ये हटा दिया गया, सिर्फ टोटल प्रेशर टर्म्स बोला गया है और उसको कैपिटल एफ से डिनोट किया है। तो हम लोग याद रखेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। ये क्या है? टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है? मैंने अभी बोला कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स दोनों कारण की वजह से होता है, ड्यू टू प्रेशर फॉर द फ्लूइड पार्टिकल्स नॉर्मल टू द सरफेस एंड ड्यू टू द ग्रेविटी और सेल्फ वेट। ये दो चीज की वजह से होता है। तो वो दो चीज की वजह से जो प्रेशर फोर्स एक्चुअली एक्टिंग होता है कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर या कोई सरफेस के ऊपर, उसको हम लोग डिटरमाइन करने के लिए ये करते हैं, टोटल प्रेशर फोर्स का वैल्यू निकालते हैं।
अगर हम लोग टोटल प्रेशर फोर्स का वैल्यू निकाल देते हैं तो मेरा ये हाइड्रोस्टैटिक बोल सकते हैं कि वो सरफेस के ऊपर टोटल प्रेशर फोर्स और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, ठीक। और ये सेंटर ऑफ प्रेशर, ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, सेंटर ऑफ प्रेशर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं H स्टार। सेंटर ऑफ प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? H स्टार। ये तुमको क्या डिफाइन करेगा? ये जो मेरा टोटल प्रेशर पड़ रहा है ये डिफाइन कर रहा है कि ये जो फ्लूइड, देखो फ्लूइड तो बहुत पूरा जितना जिस पोर्शन जिस कंटेनर में रखोगे, जो बॉटल में रखोगे, जो डब्बा में रखोगे वो उसका आकार धारण करता है। तो जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड जब वो प्रेशर क्रिएट करता है ड्यू टू ग्रेविटी और सेल्फ वेट तो वो होता है टोटल प्रेशर फोर्स। लेकिन ये टोटल प्रेशर फोर्स का सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ है, मतलब सेंटर पॉइंट कहाँ है? जैसे अगर मैं बोलूंगा सॉलिड बॉडी के टाइम पे ये मेरा बुक है, ये ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का बुक है, ठीक है। तो ये ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम बुक कौन सा शेप में है? कौन सा शेप में? अगर सामने से देखो तो रेक्टेंगुलर शेप में, राइट। अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन करने बोलेगा तो हम क्या करेंगे? हम इसका जो बीचों बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन करेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जब फ्लूइड सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसको उसका सेंटर ऑफ प्रेशर कौन सा डिस्टेंस में है? दैट इज H स्टार। तो हम लोगों को ये सेमेस्टर क्वेश्चन में बोला जाता है कि भाई टोटल प्रेशर फोर्स कोई न्यूमेरिकल दे देता है और उसमें बोला जाता है कि टोटल प्रेशर फोर्स निकालो एंड सेंटर ऑफ प्रेशर निकालो, तो मुझे F एंड H स्टार निकालने बोला जाता है। तो ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर का, टोटल प्रेशर फोर्स इज डिफाइंड एज द, मैं टोटल प्रेशर फोर्स के बारे में बोल रहा हूं। टोटल प्रेशर फोर्स इज डिफाइंड एज द force exerted by a static fluid, force exerted by a static fluid force exerted by a static fluid on a surface either plane or curved, when the fluid comes in contact with surface, when the fluid comes in contact with surface, तो ये है तुम्हारा टोटल प्रेशर का डेफिनेशन। क्या बोला जा रहा है कि टोटल प्रेशर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द फोर्स exerted by a static fluid, it is the force exerted by a static fluid, static fluid के द्वारा exerted किया हुआ फोर्स एक सरफेस के ऊपर, कौन सा सरफेस? that may be plane surface or that may be plane surface, that may be curved surface। कब ये फोर्स exerted होता है? जब इसका जो फ्लूइड होता है, when the fluid comes in contact with surface, जब वो फ्लूइड सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है, या तो वो सरफेस प्लेन सरफेस हो सकता है या तो वो सरफेस कर्व सरफेस हो सकता है, भले कोई भी टाइप का शेप का सरफेस हो, लेकिन जब कोई फ्लूइड कोई सरफेस के साथ कांटेक्ट पॉइंट पे आएगा तब वो फ्लूइड जो फोर्स जो बल एक्सर्ट करेगा, जो बल प्रयोग करता है, that force is called the total pressure force or hydrostatic force, right? This force is always normal to the surface. ये जो फोर्स होता है ये हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल में अप्लाई होता है, राइट? जो ये जो टोटल प्रेशर फोर्स होता है, ये टोटल प्रेशर फोर्स हमेशा जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में आया है वो सरफेस के ऊपर हमेशा 90 डिग्री एंगल में वो काम करता है। ठीक है, ये मैं टोटल प्रेशर फोर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर? सेंटर ऑफ प्रेशर व्हिच इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, it is defined as the point of application on total pressure of surface,
point of application on total pressure of surface, right? Point of application on total pressure or surface, right? अब ध्यान से देखना, इसका जो अगर इजी लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और टोटल प्रेशर ऑफ सरफेस, इसको मुझे इतना याद नहीं रखना है, मुझे बस याद रखना है व्हाट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर, जो मेरा टोटल प्रेशर हो रहा है। क्योंकि जब कोई फ्लूइड, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई फ्लूइड कोई सरफेस के कांटेक्ट में आता है, उस टाइम जो फ्लूइड सरफेस के ऊपर बल प्रयोग करता है या फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको हम लोग टोटल प्रेशर बोलते हैं, ये टोटल प्रेशर फोर्स बोलते हैं। ये टोटल प्रेशर फोर्स हमेशा सरफेस के ऊपर नॉर्मल रहता है, ये डेफिनेशन कंप्लीट। और ये जो टोटल प्रेशर सरफेस के ऊपर एक्टिंग कर रहा है, उस टोटल प्रेशर का जो सेंटर पॉइंट है, वो जो टोटल प्रेशर जो एप्लीकेशन हो रहा है, वो टोटल प्रेशर का जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, तो मेरा सरफेस से वो सेंटर ऑफ पॉइंट का जो हाइट है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ प्रेशर। सरफेस से जो सेंटर ऑफ टोटल प्रेशर का हाइट है, मतलब द हाइट between surface and center of total pressure, surface and center of total pressure. Am I clear, student? What is the meaning of total pressure force and what is the meaning of center of pressure? Am I clear, students? Yes sir. बाकी any doubt? प्रभाकर बोलो, हैंड रेज की बोलो, प्रभाकर बोलो सर। टोटल प्रेशर फोर्स 90 डिग्री एंगल पे गिरा, यस, मतलब फोर्स लगता, और सेंट्रल फोर्स कितना में लगता? सेंटर ऑफ प्रेशर ये हाँ, ये कितना एंगल पे फोर्स लगता? देखो मैंने क्या बोला ना, तुम और एक बार समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर, दिस इज नॉट अ प्रेशर। मान के चलते हैं ये मेरा एक कंटेनर है, ये कंटेनर में ये मेरा प्रेशर फोर्स है, ये जो पार्ट है ये टोटल प्रेशर फोर्स है, मतलब ये फ्लूइड इसके ऊपर है, पूरा इसके अंदर फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड इस कंटेनर के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में टोटल प्रेशर फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। टोटल प्रेशर फोर्स काम कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, तो पूरा बॉडी के ऊपर टोटल प्रेशर फोर्स काम कर रहा है। तो ये टोटल प्रेशर फोर्स का जो सेंटर पॉइंट, अगर टोटल प्रेशर फोर्स मतलब 1 2, देखो ये पूरा बॉडी के अंदर फ्लूइड है तो पूरा बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा टोटल प्रेशर फोर्स का जो अंदर जो सेंटर पॉइंट है, और कोई भी सरफेस से उसका जो डिस्टेंस है, कोई भी सरफेस से जो उसका डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ये जो कोई भी सरफेस से जो डिस्टेंस है, ये जो मेन जो मेरा हाइट डिस्टेंस है, वो सेंटर ऑफ पॉइंट का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, व्हिच इज द हाइट बिटवीन द सरफेस एंड सेंटर ऑफ टोटल प्रेशर। Am I clear? Am I clear? Yes. Okay. Okay. So any students have any doubt? Any students have any doubt? किसी को कोई डाउट है? पुरंदर, मृत्युंजय, बादल, शिवम, देवाशीष, किसको कोई डाउट है? नो सर। No sir. Okay. No sir. Okay. So total pressure force and center of pressure हो गए। अब मुझे देखना है कि कितना टाइप ऑफ सरफेस के ऊपर कैसे ये काम करता है। Basically, there are four cases, which are 4 cases of submerged surfaces on which the total pressure force and center of pressure is to be determined. Right? There are total 4 cases. 4 टाइप का केस होता है तुम लोग का सिलेबस में। 3 टाइप का केस के ऊपर टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर को डिटरमाइन करने का ये दिया गया है, ठीक है, तुम लोग का सिलेबस में। लेकिन एक्चुअल में 4 टाइप ऑफ सबमर्ज सरफेस के ऊपर, सबमर्ज सरफेस मतलब ये मेरा फ्लूइड है, राइट, ये मेरा फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर ये पूरा फ्लूइड का मेरा लेयर है, इस फ्लूइड के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट को रख दो, कोई एक सरफेस को रख दो। मतलब मैंने क्या किया, मान के चलते यहाँ पे मेरा एक टैंक है, पानी का टैंक है,
और पानी का टैंक के अंदर मैं इस तरीके का एक सरफेस को, इस तरीके के ऑब्जेक्ट को मैं टैंक के अंदर पानी में घुसा दूं, तो ये इस तरीके का सरफेस जिसको सबमर्ज सरफेसेस हम लोग बोलते हैं। तो चार टाइप का सबमर्ज सरफेसेस का केस के ऊपर हम लोग टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर को हम लोग को डिटरमाइन करने के लिए सिलेबस में बोला गया है, लेकिन हम लोग का सिलेबस में सिर्फ 3 ही है, तो हम लोग यहाँ पे 4 दिखा दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल प्लेन सरफेस, वर्टिकल प्लेन सरफेस। सेकंड वन horizontal plane surface. First one vertical plane surface, second one horizontal plane surface, third one inclined plane surface, inclined plane surface, inclined plane surface, and fourth one is curved plane surface. Fourth one is curved plane surface. तो 4 टाइप का सरफेस के ऊपर हम लोग का टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर डिफाइन करने बोला जाता है। वर्टिकल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस एंड कर्व प्लेन सरफेस, राइट। तो हम लोग का सिलेबस में सिर्फ वर्टिकल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस एंड कर्व प्लेन सरफेस के ऊपर, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन सरफेस के ऊपर टोटल प्रेशर, फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर डिफाइन करने बोला जाता है। ये जो कर्व प्लेन सरफेस है, ये कर्व प्लेन सरफेस का जो टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर है, ये हम लोग का सिलेबस में नहीं, ये बीटेक का सिलेबस में रहता है, लेकिन हम लोग का डिप्लोमा का सिलेबस में सिर्फ ये 3 रहता है, वर्टिकल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस एंड इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। तो आज का जो क्लास है, आज का क्लास में हम लोग वर्टिकल प्लेन सरफेस के ऊपर टोटल प्रेशर, फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर डिफाइन करना दिखाएंगे। ओके, सो शुभजीत क्लास में हो? शुभजीत क्लास में हो? यस सर। शुभजीत स्क्रीनशॉट सेंड करो पार्टिसिपेंट लिस्ट का, लेकिन हाँ सर कर रहा हूं। एक ही स्क्रीनशॉट में सारा स्टूडेंट्स का नाम रहना चाहिए, एक ही स्क्रीनशॉट में सारा स्टूडेंट्स का नाम रहना चाहिए। ओके, यस सर। ओके, सो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड लिक्विड। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सर कल वाला वीडियो अपलोड कर दीजिएगा ना, कल जो कल था वाला क्लास वीडियो का। अपलोड हो गया है, कल वाला वीडियो अपलोड हो गया, मैं देना भूल गया। ओके सर क्या नाम है? ओके सर। So vertical plane surface submerged in liquid, submerged in liquid। तो आज हम लोग का क्लास में ये वाला देखेंगे, वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड कैसे क्या काम करता है। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग ये देखने के पहले हम लोग ड्राइंग देखेंगे कि किस तरीके से ड्राइंग बनाना पड़ता है इसका डेरिवेशन करने के लिए। तो दिस इज माय फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये जो मैंने अभी बनाया जो एक सिंगल लाइन खींचा, ये मेरा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। अब इसके नीचे जो है, जो अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे वो इसके नीचे ड्राइंग करेंगे, जो भी हम लोग डेरिवेशन के लिए यहाँ पे बनाएंगे वो इसके नीचे ड्राइंग करेंगे। देखो मैं यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड का लेयर मैंने शो किया, ये मेरा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, उसके नीचे मैंने लिक्विड का मैंने लेयर को शो कर दिया हूँ, और मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को डाला हूँ जो मैं आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को मैं रखा हूँ जो मेरा आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्ररी शेप? आर्बिट्ररी शेप मतलब दैट शेप मे बी एनी टाइप ऑफ, it not a perfectly circular, it may not be the, it may be the rectangular shape or may not be the rectangular shape, it may not be the triangular or it may be the triangular, means this is a one type of arbitrary shape which is not a fixed in the shape,
जिसका शेप में कोई फिक्स नहीं है। देखो ये सर्कुलर भी नहीं है, और अगर इसका जो अगर सरफेस देखोगे, ये सरफेस थोड़ा सा कर्वेचर टाइप का सरफेस है, तो दिस इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ आर्बिट्ररी शेप। तो तुम लोग ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, इस तरीके का भी ले सकते हो। तो वेरियस टाइप ऑफ शेप व्हिच आर नॉट इन द परफेक्ट और एक्चुअल शेप इज कॉल्ड द आर्बिट्ररी शेप। तो मैंने यहाँ पे आर्बिट्ररी शेप का ऑब्जेक्ट मैंने डाला हूँ, और उसके अंदर मैं एक स्ट्रिप डिफाइन किया हूँ, उसके अंदर मैंने स्ट्रिप डिफाइन किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिप? आ रहा हूं, जब डेरिवेशन दिखाऊंगा मैं स्ट्रिप के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले उसके पहले डायग्राम को बना लेते हैं थोड़ा सा। So this is G and this is P. This is G and this is P. So this is H bar. This is H bar. Okay, and this is H star. This is H star. H star. ये H बार है, ये स्टार है। ओके ठीक है। ओके, सो तुम लोगों के सामने ये अभी डायग्राम ड्रॉ किया गया है। ये डायग्राम का ऊपर डिपेंड करके हम लोग टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर हम लोग डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस may be determined by dividing the surface into the entire area। कैसे? ये मैंने एक आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट लिया हूं, ठीक है, जिसका कोई शेप एंड स्ट्रक्चर नहीं, बट यही आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक सिंगल स्ट्रिप को मैंने दिखाया। अब मैं एक चीज इस क्लास के पहले मैं एक चीज थोड़ा सा पूछूंगा तुम लोगों को। मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? What is the meaning of differentiation and what is the meaning of integration? Can anyone say please? विजय, मुझे इसका जवाब दे सकते हो? डिफरेंशिएशन बोलो। सर डिफरेंशिएशन मतलब छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना, उसको डिफरेंट करना। और इंटीग्रेशन मतलब छोटा छोटा पार्ट को इंटीग्रेट करना, मतलब जोड़ना। Thank you for the simplest answer, the best answer which you can give, जो तुमने अभी दिए। डिफरेंशिएशन मतलब है कि वेरियस एक बड़ा सा पार्ट है, उसको हम लोग छोटा छोटा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो डिफरेंशिएशन का जो न्यूमेरिकल करते हो, d of something, d of dy, ऐसे करके जो न्यूमेरिकल करते हो, ये वाला जो पार्ट, ये वाला मशीन, जैसे एक बड़ा पार्ट को तोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हथौड़ा यूज करते हैं, हैमर यूज करते हैं। हैमर से मारते तो वो छोटा छोटा टुकड़ा में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये मान लो कोई भी जब हम लोग डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल करते हैं, वो डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल करने के लिए ये वाला हैमर को हम लोग यूज करते हैं, d by dy। तो ये d by dy, ये y कभी y होता है, कभी t होता है, जैसा वेरिएबल रहता है वैसा यहाँ पे प्रूफ होता है। तो d by dy ये यूज करके हम लोग बड़ा पार्ट को छोटा छोटा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो छोटा छोटा पार्ट कुछ इस तरीके का होता है, बड़ा पार्ट को छोटा छोटा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। एंड व्हेन आई एम कमिंग टू द इंटीग्रेशन पार्ट मतलब ये छोटा छोटा पार्ट है, ये छोटा छोटा पार्ट में मैंने क्या किया? एक इंटीग्रेशन टर्म ऐड किया। दिस इज द इंटीग्रेशन टर्म, राइट? मतलब कोई छोटा छोटा पार्ट को एक दूसरे के साथ ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर मेटल को हम लोग एक दूसरे के साथ ऐड करने जाएंगे, वेल्डिंग करते हैं। मेटल को अगर एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स करना चाहते तो उसको गला के एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते। यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब ये छोटा छोटा टर्म्स को एक साथ मिक्स करके फिर से वही सेम चीज को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये टर्म्स को, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन हैमर एंड दिस इज द इंटीग्रेशन पेस्ट। हम लोग इस मतलब बेसिकली मैं जब
क्लास 11 12 में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करता था तो मैं इस तरीके से सिखाता कि दिस इज द डिफरेंशिएशन हैमर जिससे हम लोग तोड़ सकते हैं और दिस इज द इंटीग्रेशन पेस्ट जिससे हम लोग जोड़ सकते हैं, क्योंकि पेस्ट से हम लोग जोड़ सकते हैं, ग्लू, गम, फोर्जिंग, वेल्डिंग। मैकेनिकल में आए तो समझ में आए कि वेल्डिंग करके जोड़ सकते हैं, फोर्जिंग करके उसको वेरियस शेप बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले बिफोर मैकेनिकल हम लोग मैं इस तरीके से सिखाता कि इंटीग्रेशन जो टर्म ये है, ये मेरा इंटीग्रेशन है पेस्ट जो मुझे पेस्टिंग करेगा, और ये मेरा हैमर है जो मुझे तोड़ेगा। जो मैं बोल रहा था कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि कोई भी पार्ट को हम लोग तोड़ के छोटा छोटा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि वही छोटा छोटा पार्ट को तोड़ के हम लोग यहाँ पे मेन पार्ट में बना देते हैं, मतलब सेम वही जो पार्ट पहले मेरा टूटा हुआ तो तोड़ के जो मैंने पार्ट बनाया था वही पार्ट को जोड़ के हम लोग फिर से वही पार्ट बना सकते हैं। तो ये इस तरीके का जो डेरिवेशन होगा, जो वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड, इस तरह इसका जो डेरिवेशन होगा, या उसके बाद पहले हम लोग को इसके लिए क्या बात निकालना पड़ेगा, पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा टोटल प्रेशर फोर्स, मतलब कैपिटल एफ निकालना, और उसके बाद हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर। मैं ये ड्राइंग को आज का क्लास में ये मैं ड्राइंग को समझा दे रहा हूँ, जो मेरे नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ड्राइंग को मैं फिर से और एक बार रिपीट करूंगा, समझा दूंगा, और इसके रिलेटेड किस तरीके से कौन सा पार्ट को किस तरीके से करके हम लोग डेरिवेशन करेंगे, टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे, वो हम बता देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फ्री सरफेस, लिक्विड सरफेस को मैंने यहाँ पे रखा, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को मैंने यहाँ पे रखा। ओके, तो ये फ्री लिक्विड सरफेस के नीचे मैंने एक आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट रखा हूं, जो आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस। ओके, तो मैंने अब देखो ये आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट है, तो मुझे इसका ना एरिया पता चलेगा ना, अगर मुझे देखो क्या क्यों मैं ये आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट को मैं क्यों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मैंने अभी पार्ट तुम लोगों को समझाया, या क्यों ये होता है ये मैंने समझा रहा था, इसीलिए क्योंकि जब भी तुम्हारे सामने कोई आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट रहता है तब क्या तुम उसका एरिया निकाल सकते हो, या कोई फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला बता सकते हो? एनीवन कोई बता पाओगे? सर नो। तो जब तुम लोग एरिया बता पाओगे, और हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, तो जब तुम लोग एरिया ही अगर डिफाइन नहीं कर पाओगे तो तुम ना फोर्स निकाल पाओगे ना प्रेशर निकाल पाओगे। तो एरिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैंने इसीलिए क्या किया कि अब देखो कोई ये आर्बिट्ररी, अब तुम लोगों का सामने क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट भी आप क्यों ले रहे हैं, आप कोई आपका जो नोन ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगुलर शेप ले लीजिए, सर्कुलर शेप ले लीजिए, मैं ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मैं अगर सर्कुलर शेप रेक्टेंगुलर शेप ले लूंगा मेरा डेरिवेशन तुरंत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट तो रेक्टेंगुलर शेप का नहीं होता है, हर ऑब्जेक्ट तो सर्कुलर शेप का नहीं होता है, कोई आर्बिट्ररी शेप का भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर होता है, इतना तक सर्कुलर होके थोड़ा सा राइट, तो ये जो सर्कुलर होके इस तरीके का शेप का बन गया, तो इस तरीके का शेप बन गया तो मैं इसको फुल्ली सर्कुलर नहीं बता पाऊंगा। फुल्ली सर्कुलर जब नहीं बता पाऊंगा तो इसका एरिया बनाना डिफिकल्ट है, एरिया निकालना। तो इसीलिए मैंने क्या कर रहा हूं, मैं आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा हूं, ये आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट को वेरियस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, वेरियस पार्ट में मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, ठीक है। जब मैं इसको वेरियस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन किया तो हर एक पार्ट को मैं बोल रहा हूं स्ट्रिप, STRIP, हर एक पार्ट को मैं बोल रहा हूं स्ट्रिप। अब मुझे कोई बताओ कि मैं अगर अगर तुमको ये जो स्ट्रिप मैंने अभी ड्रॉ किया, ये जो मेरा स्ट्रिप दिखाई दे रहा है, ये मेरा आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट का शेप है, और ये जो स्ट्रिप तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये स्ट्रिप ये कौन सा शेप का तुम लोगों को लग रहा है? ये जो स्ट्रिप देखने में कौन सा शेप का लग रहा है? रेक्टेंगुलर सर, रेक्टेंगुलर शेप का लग रहा है। तो अगर ये एक रेक्टेंगुलर शेप का अगर एरिया स्मॉल a होगा तो इंटीग्रेशन अगर हम लोग इस एरिया को करेंगे तो मैं उससे कैपिटल A मतलब पूरा आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट का एरिया निकाल पाऊंगा कि नहीं? यस सर।
क्लास पूरा और एक बार मैं समझा रहा हूँ। देखो अगर मैं ये एक आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर इस तरीके का एक स्ट्रिप मैंने डिफाइन किया जो स्ट्रिप इज अप्रोक्सीमेटली लाइक टू द रेक्टेंगुलर, ये जो स्ट्रिप है इसको अगर हम लोग बहुत जूम करके देखेंगे, क्लोजली जाके देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर नहीं है, मतलब परफेक्ट रेक्टेंगुलर नहीं है, लेकिन अगर हम लोग दूर से देखेंगे तो हम लोग को रेक्टेंगल लग रहा है, और अगर पास में जाके देखेंगे कि इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर शेप बोल सकते हैं। ये स्ट्रिप, दिस इज one small part of this arbitrary object, तो ये स्ट्रिप को हम लोग रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं। तो अगर ये रेक्टेंगुलर शेप का टेंड्स टू रेक्टेंगुलर शेप का अगर एरिया स्मॉल है, मतलब ये स्ट्रिप को अगर हम लोग ऐसे निकाल दें, राइट, तो ये स्ट्रिप का एरिया को अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, जैसे ये यहाँ पे ये एक एरिया है, 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 तो ये सारा एरिया को इंटीग्रेशन करके मुझे एक सिंगल इस तरीके का एरिया मिल सकता है। वैसे ही स्ट्रिप का एरिया को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे होल बॉडी का एरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं क्लियर हूं, समझा पाया तुम लोग समझे ये चीज? स्टूडेंट्स तुम लोग को समझ में आया ये वाला पार्ट? स्ट्रिप का एरिया को इंटीग्रेट करके बड़ा आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट का एरिया को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो पूछो, मुझे डाउट है तो पूछो, डाउट है तो सवाल पूछो। एनी स्टूडेंट्स? अजय, अभय, विशाल, प्रदीप, शुभजीत, रजनी, राज ठाकुर, रंजीत, पिंटू, देवाशीष, एनी स्टूडेंट? किसी को कोई डाउट है ये वाला पार्ट में? ये वाला पार्ट में कोई डाउट है? स्ट्रिप वाला सर एक बार और समझाइएगा ना। और एक बार बोलो। स्ट्रिप हाँ, और एक बार समझा दीजिए ना सर। स्ट्रिप वाला, हाँ उसको समझा दीजिए। ओके, कैसे समझा है? चलो समझा रहे, एक सेकंड समझा रहे। ओके, मेरे सामने ये कागज है, दिखाई दे रहा है तुम लोग के सामने? दिखाई दे रहा है? यस सर। ये देखने में कौन सा शेप का लग रहा है? कौन सा शेप का लग रहा है? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर, बट ये एक्चुअली की ट्रायंगुलर है? नहीं सर। ओके, नहीं। अब मैं क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिप जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप बनाया, मैंने वैसे वहां पे इसको स्ट्रिप बनाया, ठीक है? ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मान के चलता हूं, अभी मुझे तुमको क्या लग रहा है, ये स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? ये स्ट्रिप क्या है, कैसा देखने में लग रहा है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर शेप का लग रहा है। तो फिर ओके, फिर नेक्स्ट दिखा लो। फिर मैंने और स्ट्रिप बनाया, ये कैसा शेप का देखने में लग रहा है ऊपर वाला? रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर ही है, सेम लग रहा है। तो ऐसा इस ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट में वेरियस स्ट्रिप बना सकता हूं, ये सुनो, वेरियस यस सर। बना सकता हूं। यस सर। तो अगर मैं ये इस वेरियस नंबर, मतलब मैं बना ही दे रहा हूं, 1 फिर 2 फिर 3, एक सेकंड मैं बना के तुम लोगों को दिखा रहा हूं। तो मैंने ऐसे वेरियस स्ट्रिप बना सकता हूं, ठीक है? मैंने बना दिया वेरियस स्ट्रिप। ओके, अब इस वेरियस स्ट्रिप में कोई भी एक सिंगल स्ट्रिप का एरिया अगर मैं लिखता हूं स्मॉल ए, मतलब ये जो मेरा ये वाला जो स्ट्रिप है, नीचे वाला स्ट्रिप का अगर एरिया स्मॉल ए है, ठीक, तो ऊपर वाला इसका भी एरिया स्मॉल ए होगा, इसका भी एरिया स्मॉल ए होगा, इसका भी एरिया स्मॉल ए होगा, इसका भी एरिया स्मॉल ए होगा कि नहीं होगा? राइट? यस सर। अब सारा स्मॉल ए को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या आएगा? कैपिटल ए आएगा, मतलब होल ऑब्जेक्ट का एरिया आएगा। यस सर। तो ये टोटल जो मैंने ऐड किया, और मैं इसको बोल रहा हूं, इसको मैं बोल सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ
ए। मतलब एक स्ट्रिप का एरिया अगर स्मॉल ए है तो इंटीग्रेशन मतलब ये वेरियस एरिया को एक साथ एडिशन करना। तो मैं अगर इंटीग्रेशन टर्म्स दूंगा इसका मतलब ये वेरियस एरिया इंटीग्रेट होके इंटीग्रेशन होके एडिशन होके क्या बन रहा है, टोटल एरिया विच इज माय कैपिटल ए। अब क्लियर हुआ अंकित, राहुल? यस सर। अब क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, अब वही चीज मैं बता रहा हूं कि ये अगर मेरा आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट है, ये पूरा अगर आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट है और ये अगर आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिप है, जैसे ये मेरा एक स्ट्रिप है वैसे यहाँ पे भी ये भी मेरा स्ट्रिप है, तो इस स्ट्रिप का अगर एरिया स्मॉल ए है और इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, स्मॉल ए है, स्मॉल ए मतलब क्या लिख सकता हूँ, ये रेक्टेंगुलर शेप है तो मैं लिख सकता हूँ b इंटू जो भी होगा dh। कैसे होगा क्या होगा बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। स्मॉल मतलब b इंटू dh, तो इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू dh अगर करूंगा तो टोटल आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट का एरिया बनेगा जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, बनेगा। ये यस सर। आप समझ में आया? आप समझ में आया? अंकित, यस सर। अंकित, शिवम, विजय, शुभजीत सब समझ में आया? ये यस सर। यस सर। ओके, बस यही मुझे समझाना था ताकि कल का क्लास में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, यही मुझे समझाना था। तो अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया को अगर ये जो आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं स्ट्रिप का एरिया को अगर मैं डिफाइन कर लूंगा, अगर मैं निकाल लूंगा तो उसको उस छोटा सा एरिया के ऊपर अगर इंटीग्रेशन टर्म देकर अगर उसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे होल आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट का एरिया निकल जाएगा, और जब होल आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट का एरिया निकल जाएगा तो मुझे टोटल प्रेशर फोर्स भी मेरा निकल जाएगा। ओके, क्लियर हुआ है? यस सर। Okay, so thank you everyone for attending class, and tomorrow we will start from here. This is vertical plane surface in liquid, vertical plane surface submerged in liquid. Okay, so thank you everyone for attending class. Thank you. थैंक यू सर।